कितने आर्टिकल आज? 1 2 3 4 5 6 7 आर्टिकल। एक तो है नेशनल NPCI से संबंधित, नेशनल पेमेंट वाला है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से संबंधित कि नए चीफ जस्टिस इंडिया कौन बनाएंगे। फिर है वक्फ के बारे में अंदर हेयरिंग चल रही है। जो वक्फ बोर्ड चला था ना, मैंने बोला था उसका क्या होगा, केस होगा, मतलब सुनाई होंगी। जैसे ही इम्प्लीमेंट हुआ कानून, उसके 1 घंटे के अंदर कितनी हुआ याचिकाएँ लगी? 100। फिर मानसून के ऊपर की अब की बार मानसून 5% क्या होगा, ज़्यादा रहेगा पिछली बार से। फिर है USA का रेसिप्रोकल टैरिफ चाइना के ऊपर उसने कितना लगा दिया। फिर है नॉर्थन स्टेट के अंदर, 245%। नॉर्थन स्टेट के अंदर क्या है, जो बांग्लादेश का कौन था अंतरिम गवर्नमेंट का, कौन है, यूसुफ, उसने क्या कर, उसने जो कमेंट किया उससे रिलेटेड हमारे एस जयशंकर ने अब एक कमेंट किया उससे संबंधित। फिर है ये ट्रेड पर है एक और। फिर कोटेशन एक, डोंट बी अफेड ऑफ लॉसिंग, कि कुछ भी खोने से क्या मत करो, डरो मत। बी अफेड ऑफ प्लेइंग ए गेम एंड नॉट लर्निंग समथिंग, उससे डरो कि तुम वो गेम तो खेल रहे हो लेकिन उससे कुछ सीख नहीं पा रहे। ऐसे ही किसी चीज़ से मत डरो कि इसके अंदर जाने से मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ऐसा सोच के मत करो, अपने कदम को क्या मत लो, पीछे मत लो। डरो, डरने की जरूरत वहाँ पे है कि जो गेम तुम खेल भी रहे हो और उससे कुछ सीख भी नहीं पा रहे। मतलब तुम RS की तैयारी क्या करना चाहते हो, RS या IAS की तैयारी करना चाहते हो, लेकिन ये सोच के पीछे मत हट जाओ कि मैं इसके अंदर लगूंगी नहीं या लगूंगा नहीं। हाँ, आपको डरना कहाँ पे है कि मैं IAS की RS की तैयारी तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा? कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, उससे डरो। इससे मत डरो कि मैं लगूंगी क्या नहीं लगूंगा। तो ये क्या था, कोटेशन। चलो फिर अपना है NPCI। क्या है? NPCI से द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। कि एक क्या है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इसके नीचे बहुत सारे क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे UPI इसके नीचे काम करता है। UPI का मतलब जो आजकल जो के फ़ोन पे, गूगल पे ये यूज करें, उसमें क्या यूज़ होता है, UPI। ये सारे किसके मतलब संबंधित चलते हैं, मतलब इसके भी NPCI के। अम्ब्रेला का मतलब होता है कैसा, एक अम्ब्रेला क्या होता है, छाता। छाता। मतलब एक छाते के नीचे क्या है, सारी संस्थाएं नीचे क्या करती हैं, काम करती हैं। जैसे एक तो हो गया नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है, मेन हेड है। इसके नीचे कौन सा काम करता है, UPI भी इसके नीचे काम करता है, रुपए कार्ड भी इसके नीचे काम करता है, सारे ATM मशीन ये सारी किसके नीचे काम करती हैं, इसके नीचे काम करती है। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, एक छत्ते की तरह जिसके नीचे बहुत सारी क्या करती हैं, संस्थाएं काम करती हैं। रिटेल पेमेंट करवाता है। रिटेल पेमेंट का मतलब हम जो एक दूसरे को क्या देते हैं, पेमेंट, वो सिस्टम क्या करवाता है, वो करवाता है। सेटलमेंट है इंडिया इनिशिएटिव फॉर रिसर्च बैंक ऑफ इंडिया RBI और कौन से इंडियन बैंक एसोसिएशन का क्या एक, इसने ये पेमेंट, ये सेटलमेंट लागू किया कब, 2007 के अंदर। ये NPCI को लेके कौन आया, एक तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एक कौन लेके आया, एसोसिएशन ऑफ बैंक ऑफ इंडियन एसोसिएशन बैंक IBA। NPCI वाली संस्था को बनाने वाले कौन कौन है, एक तो RBI, एक तो RBI और एक है इंडियन बैंक एसोसिएशन। एक बैंकों का क्या एसोसिएशन, जिसके अंदर कौन से कौन बैंक है, बहुत सारे बैंक है। जैसे 10 कोर प्रमोट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक, बड़ौदा बैंक, ये सारे क्या है, 10 बैंक है। ये सारे ऐसे सारों को मिल के क्या है, ग्रुप RBI ने क्या लेके आया, एक संस्था बनाई, कौन सी, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये लेके आए। और इसके अंदर इट हैज़ बीन इनक्रिप्टेड, इसको ये क्या है, नॉट फॉर, ये प्रॉफिट के लिए नहीं है, आपको सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए, इन अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25 ऑफ कंप्लेंट्स एक्ट 1956, नाउ सेक्शन 8 ऑफ द कंप्लेंट्स एक्ट 2013 के अंदर इसकी क्या की गई, स्थापना। अब इसके अंदर कितने बैंक हैं, मेन कोर कितने, 10 बैंक भी इसके अंदर ही आता है। फिर है UPI भी इसके अंदर ही आता है।
तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, यूपीआई की क्या है? जो लॉन्च किया था किसने? एनपीसीआई ने। कब? 2016 के अंदर। आपसे पूछ ले कि यूपीआई की स्थापना कब हुई, तो 2016 के अंदर। किसके माध्यम से? एनपीसीआई के अंदर, इंडियन पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत। किसकी? यूपीआई की, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। कब किया गया? 2016 के अंदर। अब इसके अंदर और कौन सी हैं? जैसे रुपए करवाते ना, ये कैसे भारत की क्या है? इंडिविजुअसली डेवलपमेंट किया है भारत ने, स्वतंत्र रूप से इसको क्या किया है? रुपए को क्या किया है? जैसे पहले आप सुनते होंगे वीज़ा, जैसे एटीएम पे लिखा होता है ना वीज़ा, इनका क्या करते थे हम? प्रयोग करते हैं। अब इनका प्रयोग करते हैं तो ये क्या है? विदेशी कंपनी है। कौन सी? विदेशी कंपनी। विदेशी कंपनियां क्या करती हैं? जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो ये पेमेंट जो एटीएम जो पैसा कटता है वो कहाँ पे जाते हैं? अब वीज़ा का है तो वो पैसा कहाँ पे जाएगा? वीज़ा को जाएगा। लेकिन रुपए से हम यूज़ करेंगे, आजकल एटीएम के ऊपर क्या लिखा होता है? रुपए। अगर हमने रुपए वाला लिया तो अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जो पैसा कटता है वो किसके जाएगा? भारत के पास जाएगा। तो ये भारत की इंडिविजुअली कहीं है, स्वतंत्र रूप से इसको क्या किया है? विकास किया है। फिर है आईएमसी, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, एक भारत का ही क्या है? आईएमपीएस। इसने क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये भी भारत का। नाच भी किसका है? भारत का है। नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, जैसे क्या करता है? पेमेंट को क्या करता है? वेरीफाई करता है। नाच किसका काम करता है? पेमेंट को वेरीफाई करने का। जैसे कि तुमने यहाँ से क्या किया? पेमेंट किया। जैसे तेरे फ़ोन से दूसरे फ़ोन के अंदर क्या कर रहा है तू? पेमेंट। क्या कर रहा है? पेमेंट। यहाँ से 10 रुपये भेज रहा है। अब 10 रुपये तू इस तेरे बैंक की पूरी डिटेल्स को क्या करना? डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करना और अगले वालों को जल्दी से क्या करना? क्लियर करना। किसके लिए? ट्रांजैक्शन के लिए। तो ये काम कौन करता है? नाच। कौन करता है? नाच। और फिर APBS, द आधार पेमेंट ब्रिज, ये भी किसका है? एनपीएससी के अंदर ही आते हैं सारे। फिर AEPS, ये भी एक्सिस का किसका है? फाइनेंशियल इंक्लूजन है इंडिया का, आधार के विरुद्ध, मतलब आधार से पैसे निकलवाने वाला। फिर है NFS, नेशनल फाइनेंस स्विच, ये भी किसका है? एनपीसीआई के अंडर ही क्या आता है? रुपए कार्ड आता है, नाच आता है, यह आता है AEPS आता है, NFS आता है। फिर भारत बिल पेमेंट भी इसके ऊपर ही आता है। भारत बिल पेमेंट क्या है? भारत बिल पेमेंट के तहत हम क्या करते हैं? सारे बिल ये क्या करते हैं? वे करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, गैस का हो गया, वाटर का हो गया, टेलीकॉम का हो गया। ये सारे बिल किससे हम पेमेंट किससे कर सकते हैं? फास्टैग के अंदर रिचार्ज ये किससे कर सकते हैं? भारत बिल पेमेंट सिस्टम से। किससे? भारत बिल पेमेंट सिस्टम से। समझ में आया? क्या है? एनपीएससीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो 2007 के अंदर क्या हुई? इस्टेब्लिश हुई। 2000 किसके द्वारा? RBI प्लस IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 2007 द्वारा इसको क्या किया गया? इसके अंदर हमारे 10 क्या आते हैं? कोर बैंक है, जैसे PNB, स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे इसके अंदर आते हैं। फिर UPI का भी इस किया गया 2016 के अंदर। क्या है UPI की? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, इसकी क्या है? फुल फॉर्म। 2016 के अंदर जो क्या करती है? रियल टाइम पेमेंट करती है, मतलब हैंड टू हैंड क्या कर देती है? पेमेंट कर सकता है। कौन? UPI। ये किसका इनिशिएटिव है? NPCI का। किसका इनिशिएटिव है? NPCI का इनिशिएटिव है। कौन सा? UPI। कौन सा? UPI। NPCI का इनिशिएटिव कौन सा है? UPI। कब स्टार्ट किया गया? 2016 के अंदर। इसको 2007 के अंदर। और इसके अंदर कौन कौन किया इसको? RBI प्लस IBA, इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन, इसको क्या किया? लागू किया। और रुपए, IMPS, नाच, भारत बिल पेमेंट और AEPS, ये सारे किसके हैं? ये सारे NPCI के। किसके? NPCI के क्या इनिशिएटिव हैं पहले उसकी सारी। समझ में आया? तो ऐसा रहता है। जैसे तुम्हारी इकोनॉमी पढ़ी होगी, इकोनॉमी में होगा ना ये सारे कि UPI की स्थापना कब हुई? 2016 के अंदर। अब किसके अंडर में आता है? NPCI के अंदर। NPCI की स्थापना किसने की? RBI और IBA के, इंडियन बैंक एसोसिएशन। कब? 2007 के अंदर। और इसकी 2016 के अंदर। पूछ ले रुपए कार्ड किसके लिए काम आता है?
तो रुपए कार्ड पहले आजकल भारत का क्या है, स्वतंत्र रूप से वो किया हुआ है। और फिर बाद के अंदर एटीएम के अंदर पैसा निकालने के अंदर कौन सी संस्था काम आती है, एनएफएस, नेशनल फाइनेंस स्विच। ये क्या है, लार्जेस्ट नेटवर्क है शेयर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम की फुल फॉर्म कभी पूछी जा सकती है, याद कर लिया करो, छोटे एग्जाम में तो बहुत बार पूछी जाती है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हाँ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और भारत के बिल के द्वारा क्या क्या किया जाता है, जैसे सारे बिल, जैसे डिटेल बिल, पानी बिल, वाटर बिल, गैस बिल, फास्टैग, ये सारे किससे किए जाते हैं, और ये सारी चीज़ें समझ में आया, आया पूरी तरीके से। चलो अब क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ खन्ना, रिकमेंडेशन जस्टिस गवाई। ये क्या करें, जो हमारे जो कौन चीफ जस्टिस कौन है, रवि इस टाइम के अंदर कौन है, संजीव खन्ना। चीफ जस्टिस भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजीव खन्ना। कौन है, संजीव खन्ना। उनका क्या रहा है, उनकी 65 वर्ष पूरी हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, 65 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो उनका क्या दिया जा रहा है, उनको रिटायरमेंट किया जाएगा। कब को, 13 मई को। कब, 13 मई, बुधवार को। रिकमेंडेशन जस्टिस BR गवाई क्या बनेंगे, अपने नए क्या बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। कौन, BR गवाई। और कौन से होंगे, 52 के नंबर, 52वें नंबर। 51 के नंबर चीफ जस्टिस कौन है, संजीव खन्ना। कौन है, संजीव खन्ना। कौन से 51वें। अब कौन से बनेंगे, 52वें। 50वें कौन थे, UU ललित। हाँ, पहले थे 50, ये ना संजीव पहले। 50वें नंबर के कौन थे, वो चंद्रचूड़। चंद्रचूड़। उससे पहले कौन थे, UU ललित से शायद, है ना। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन रहे हैं, अब BR गवाई। और पहले कौन थे, संजीव खन्ना। BR गवाई कितने नंबर के होंगे, 52वें नंबर के। अब जस्टिस ने क्या किया है, अब अपन को ये समझने की बात है कि मतलब कैसे क्या बनते हैं। तो CGI को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है पहले तो। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन निर्वाचित करते हैं, नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। इसको कौन करता है, राष्ट्रपति। अब देखो CGI बनता है कैसे भारत के अंदर। CGI बनने के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए, मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए भारत के अंदर संविधान के अंदर कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी शर्त नहीं है। लेकिन हमने क्या बना रखी है, परंपरा। क्या बना रखी है, परंपरा, कि भारत का मुख्य न्यायाधीश वही व्यक्ति बनेगा जो सबसे ज़्यादा उम्र के अंदर क्या होगा, जो मतलब सबसे ज़्यादा उसने उम्र बिताई है। कहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर या न्यायालय के अंदर। एक तो एज से, एक हो कि काम के आधार पर जितने, अब ऐसे मानो कि कितने हैं, 34 के हैं जज हैं, 33 + 1 होते हैं पूरे। इन 34 के अंदर सबसे बड़ा कौन है, जैसे पहले सबसे बड़े कौन थे, संजीव खन्ना। कौन, संजीव खन्ना। लेकिन इस टाइम के अंदर कौन है, BR गवाई। अब ये जो है, ये क्या है, सबसे बड़े हैं। लेकिन इसमें बड़े कैसे होने चाहिए, ऐसे नहीं उम्र के अंदर सबसे बड़े हो, ऐसा नहीं। उम्र के अंदर न हो के सुप्रीम कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर सबसे ज़्यादा काम किसने किया है, न्यायालय के अंदर सबसे ज़्यादा काम किसने किया है, वैसे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। ऐसे नहीं कि सबसे क्या हो गई, सबसे बड़े हैं उम्र के अंदर, वो नहीं। उम्र के अंदर वाले को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, किसको दी जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा काम किसने किया है, उसके आधार पर क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। इस टाइम के अंदर सबसे बड़ा कौन है, वो BR। अब इसको नियुक्त तो कर दिया आपने, कोई वैसे है क्या, कोई परंपरा है हमारे कि हम क्या करते हैं, सबसे बड़े को क्या करते हैं, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। लेकिन बड़ा कैसा होना चाहिए, उम्र के अंदर बड़ा होना चाहिए या काम के अंदर बड़ा होना चाहिए, काम के अंदर, जो उसने सुप्रीम कोर्ट में कार्य किया है उसके आधार पर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कौन होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब इसको हटा कैसे सकते हैं, एक तो कदाचार के आधार पर, और एक असमर्थता के आधार पर, अनकैपेसिटी के आधार पर। क्या, हाँ, भ्रष्टाचार, ये कदाचार भ्रष्टाचार हो गया। इसके आधार पर क्या कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं ना, ऐसा। जब भ्रष्टाचार कर दिया दिवालिया तो क्या हो गया फिर बाद में साथ ही। तो देखो, जस्टिस गवाई द नेक्स्ट लाइन टू बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग विद द सीनियरिटी नॉर्म विद द चीफ जस्टिस खन्ना शेड्यूल टू। इसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन है, अब
जो बी आर गवाई हैं। अंडर द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट जज द लॉ मिनिस्टर सीक द रिकमेंडेशन ऑफ द आउटगोइंग चीफ जस्टिस द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। ये तो कोई बात। अब क्या है, अपॉइंटमेंट कौन करता है सुप्रीम कोर्ट के जज का? प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हुए? 124(2) का। कॉन्वेंस ऑफ द सीनियर मोस्ट क्या होना चाहिए? जज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होना चाहिए? सीनियर मोस्ट काम के आधार पर। और इसके अंदर ये क्या है, संविधान में ये बात कहीं पे लिखी हुई नहीं, लेकिन हमने एक क्या बना ली? परंपरा ही बना ली। उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट जज शुड हैव द फॉलोइंग, जो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना। ही शुड हैव बीन जज द हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सेक्शन फॉर द 5 साल तक क्या कर चुका हो? 5 वर्ष तक हाई कोर्ट के अंदर कार्य कर चुका हो। किसके अंदर? न्यायाधीश के रूप के अंदर। किसके अंदर? न्यायाधीश के रूप में। अगर न्यायाधीश के रूप में नहीं किया तो और ही शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। किसके अंदर? हाई कोर्ट के अंदर 10 साल तक क्या कर लिया हो? वकालत। या तो 10 साल के रूप में क्या रह गया हो? वकील रह गया हो। या 5 साल क्या कर चुका हो? न्यायाधीश रह चुका हो। ही शुड बी, और क्या है? राष्ट्रपति की नज़रों में क्या होना चाहिए? ज्ञाता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञाता होना चाहिए। मतलब कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। कौन सी वाले? भारत का नागरिक हो, या 5 साल उच्च न्यायालय में काम किया हो, या 5-10 साल तक क्या किया हो? हाई कोर्ट के अंदर वो क्या किया हो? वकील रहा हो। और क्या, या राष्ट्रपति की नज़र में क्या हो? कानून का अच्छा ज्ञाता हो। भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक ने तो हाई कोर्ट के अंदर 5 साल तक क्या किया? न्यायाधीश के रूप में काम किया हो। अगर 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में काम नहीं किया है तो 10 साल तक क्या रहा हो? वकील रहा हो। क्या हो? वकालत की हो। अगर फिर और क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति की नज़रों में कानून का क्या होना चाहिए? ज्ञाता होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए कि राष्ट्रपति को लगे कि ये कानून को क्या आता है? जानता है। फिर ए सुप्रीम कोर्ट जज इंक्लूडिंग द सीजे कैन बी रिमूव द प्रेसिडेंट आफ्टर। किसके आधार पर हटा सकते हैं? एक तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर, कदाचार और इनके आधार पर। और किसके आधार पर? आर्टिकल 124(4) का प्रयोग करते हुए। वैसे कैसे हटा सकते हैं? अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं? 124(2) का प्रयोग करते हुए। और हटाते कैसे हैं? आर्टिकल 124(4) का प्रयोग करते हुए हटाते हैं। किसको? सीजीआई। किसके आधार पर? इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर, कदाचार और असमर्थता के आधार पर किसको हटाया जाता है? सीजीआई को। तो इस टाइम के अंदर हमारे 92 सीजीआई कौन बनेंगे? बी आर गवाई। और जो 91 कौन थे? संजीव खन्ना। सीजीआई को कैसे अपॉइंट किया? नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। कैसी कोई संविधान में कुछ लिखा हुआ है? कुछ लिखा हुआ नहीं। कैसे आधार पर? परंपरा के आधार पर। हम सीनियर मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा क्या है? उम्र के अंदर क्या है? ज़्यादा है। उम्र के अंदर भी क्या करो? कार्य के अंदर क्या हो? ज़्यादा हो। और फिर जैसे कार्य के अंदर ज़्यादा होगा उसको हम क्या बना देंगे? सीजीआई बना देंगे। और उसको हटा कैसे सकते हैं? 124(4) का प्रयोग करते हुए कदाचार और इनकैपेसिटी के आधार पर हटा सकते हैं असमर्थता को। और वैसे हाई कोर्ट के जो, अगर ऐसा मान लो ने असमर्थता भी नहीं, कदाचार भी नहीं किया, तो मैक्सिमम कितने दिन तक रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक क्या बन सकता है? न्यायाधीश बन सकता है। 65 के वर्ष होते ही क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट से सीजीआई हट जाएगा। और यही इसके अंदर लिमिट है 62 वर्ष। किसके अंदर? हाई कोर्ट के अंदर। तो हाई कोर्ट के अंदर कितनी है वर्ष है? 62 वर्ष। कितनी वर्ष? 62 वर्ष। और वैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 65 वर्ष। तो हाई कोर्ट के अंदर 65 वर्ष, और यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 65 वर्ष। हाँ, हो गए 2 आर्टिकल। फिर एक वक़फ़ बाई यूजर डी नोटिफिकेशन वुड बी, ये आप ही आए। जो वक़फ़ बिल कब हुआ था? वक़फ़ बिल कब आया था? 1954 के अंदर। 1995 में उसमें कुछ और शक्तियाँ दी गई। 2013 के अंदर और शक्तियाँ दी गई। लेकिन 2024 के अंदर यहाँ पे इसको उठाने के लिए क्या लाएगा? बिल लाएगा। मतलब इसमें संशोधन करने के लिए। उसके लिए क्या हुए? प्रोटेस्ट हुए बड़े लेवल पे। लेकिन 2025 के अंदर बिल क्या हो गया? पास हो गया। जैसे बिल पास हुआ उसके ऊपर जो केस कर दिया कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर।
अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार से 2-3 बातें पूछी। कौन सी बातें? एक तो मैंने जब पढ़ा रहा था मैंने बताया कि क्या होगा, अपने हिसाब से क्या कर सकता है। अब उसके अंदर क्या कर दिया कि प्रबंधन के अंदर कौन होंगे, प्रबंधन के अंदर कौन होंगे, वो कौन, राज्य कि नॉन मुस्लिम क्या होंगे, नॉन मुस्लिम को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। कि कोई भी मैनेजमेंट कमेटी है उसके अंदर जो गैर मुस्लिम है, क्या गैर मुस्लिम को भी क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से क्वेश्चन किया, क्या हिंदू कोई बोर्ड होगा उसके अंदर भी गैर मुस्लिम को तुम ले लोगे क्या? एक क्वेश्चन क्या किया सरकार से कि चलो कोई बात नहीं, मुसलमानों वालों में तो तुमने लागू कर दिया कि गैर मुस्लिम क्या होगा, इसका प्रबंधन के अंदर 2 आदमी होंगे। क्या अगर कोई हिंदुओं का भी ऐसा संगठन होगा उसके अंदर तुम गैर मुस्लिम को ले लोगे क्या? एक क्वेश्चन किया सरकार ने, इससे ये सरकार क्या देगी, अब जवाब देगी। फिर एक क्वेश्चन किया सरकार ने कि जो वक्फ के अंदर क्या थे, एक तो वक्फ के प्रॉपर क्या नहीं है उसके पास किसी ज़मीन, जैसे किसी ज़मीन को वक्फ बोर्ड वाले क्या करें, यूज करें, लेकिन वक्फ के लिए दान में देने के क्या नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन वक्फ के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर इसलिए उसको शामिल कर रखे हैं कि वहाँ पे उसको यूज में करें। जैसे हमारे पास क्या है, तुम्हारे पास खेत बाते हो, तुम किसका, वो यादवों का क्या बातें हो, वो खेत। अब उसके अंदर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं, लेकिन उस खेत को तुम लगातार क्या कर रहे हो, उसकी जुताई कर रहे हो। अब वो खेत, उसके आधार पर अगर कोई दूसरे वाला आता है तो तुम्हें क्या समझता है कि ये खेत किसका है, विकास और का है, किसका है, विकास और का है। इसी आधार पर वक्फ की यहाँ पे यूज कर रहे हैं कौन, वक्फ बोर्ड वाले, उनके पास उनके क्या नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन उसको यूज क्या करें, वक्फ वाले, इसलिए वो प्रॉपर्टी किसकी है, वक्फ की। क्या ऐसी प्रॉपर्टी को डी नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा, क्या ले लिया जाएगा सरकार से कब्जा, हाँ, कि ये कब्जा सरकार से ले लिया जाएगा क्या, डी नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा क्या, वक्फ से। रुक जा, ये क्वेश्चन किससे कर रही है, सरकार से कर रही है। कौन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट। पहला क्वेश्चन तो क्या किया इसने कि जो तुम क्या कर रहे हो, नॉन मुस्लिम को शामिल कर रहे हो किसके अंदर, कमेटी के अंदर, गैर मुस्लिम को जो कमेटी में शामिल कर रहे हो वो तुम हिंदुओं के अंदर कर लोगे क्या। फिर पहला क्वेश्चन ये किया। फिर दूसरा क्या कि वक्फ के पास क्या नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी वक्फ उसको यूज करे, उसके आधार पर लोग ये जानते हैं कि ये किसके, वक्फ की प्रॉपर्टी है, क्या इसको तुम छीन लोगे। फिर तीसरा क्वेश्चन करता है कि कोई चीज़ ऐसा है कि तुम क्या कर रहे हो, किसी वक्फ की ज़मीन पे क्या करोगे, सुनवाई करोगे। तुम ऐसे लगा यहाँ पे कुछ लोग है तो तुम क्या करोगे, उसके ऊपर सुनवाई करोगे। अब उसको सुनवाई करते उसके ऊपर पाबंदी लगा दोगे कि या सुनवाई के बाद के अंदर कोई कब्जा छीनोगे वहाँ से। ऐसा हुआ कि तुम्हारे खेत को क्या कर दिया, अब तुम्हारे 2 भाइयों के अंदर क्या हो गया, लड़ाई के बाद, है ना। नहीं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो मतलब आंसर तो सरकार को देने हैं। सुप्रीम कोर्ट किससे, सरकार से 3 क्वेश्चन किया है। अब एक क्वेश्चन क्या है, अब 2 भाइयों के अंदर क्या हो गई, जमीन को लेके क्या हो गई, लड़ाई होगी। फिर ये कहाँ पे चले गए, मतलब न्यायालय के अंदर चले गए। अब न्यायालय ने इसके ऊपर सुनवाई कर दी। अब सुनवाई तक न्यायालय क्या कर देता है, इसको क्या कर देता है, फ्रीवीज कर देता है, इसको क्या कर देता है, सीज कर देता है। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट इससे पूछ रहा है कि क्या तुम इसके ऊपर एक्शन लोगे। अब कोई डिस्ट्रीब्यूट पाएगी कि ये वक्फ की है कि या नहीं है, ऐसा कोई केस हुआ, तुम ये पता चलते ही उसको बैन कर दोगे क्या, कि अब तक जब तक निर्णय नहीं आता तब तक इस पर कोई कुछ यूज़ नहीं करेगा इसको। ये 3 क्या किए क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या गैर मुस्लिम क्या तुम्हारे हिंदुओं के अंदर भी शामिल हो सकते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर कोई प्रॉपर्टी के प्रॉपर क्या नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर भी वो वक्फ की है तो वो वक्फ की रहेगी क्या, नहीं रहेगी, इसको कब्जा तुम छीन लोगे क्या। फिर तीसरा है कि कोई वक्फ वाले क्या कर रहे हैं, मतलब कोई भी वक्फ के संबंधित आपको क्या भी मतलब ऐसा लगा यहाँ पे कुछ लोचा है, तुमने क्या किया, एक्शन लिया। एक्शन लेते उसको क्या कर दोगे, पाबंदी लगा दोगे कि या निर्णय आने के बाद में पाबंदी लगाओगे। ये 3 क्या किए क्वेश्चन किए, किससे, वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड वालों ने सरकार से किए, किसने किए, सुप्रीम कोर्ट ने। और एक बात की है कि वक्फ के ऊपर क्या चल रही है, न्यायालय के अंदर सुनवाई। इसके बाद भी वेस्ट बंगाल के अंदर बड़े स्तर पर क्या हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं वक्फ को लेके, कि जो नॉन मुस्लिम हैं, जो मुस्लिम्स हैं वो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, अत्याचार करें, हिंदुओं पे क्या करें, अल्पसंख्यकों पर क्या करें, अत्याचार करें। तो न्यायालय ने इसकी क्या की है, कड़ी आलोचना। उन्होंने कहा है कि जब सुनवाई मैं कर रहा हूँ तो तुम्हें प्रोटेस्ट करने की क्या आवश्यकता है, क्या करने की
प्रोटेस्ट करने की क्या आवश्यकता है? किसको? वेस्ट बंगाल को। वेस्ट बंगाल में जो मुस्लिम है ना, वो क्या करें? प्रदर्शन करें। प्रदर्शन भी नहीं करे, प्रदर्शन के साथ क्या करें? हिंसा। आर्टिकल 19 पढ़ा हमने क्या पढ़ा? प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते। लेकिन वो क्या करें? हिंसा और हड़ताल ये सारी चीज करें। जबकि इसकी सुनवाई किस में चल रही है? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? न्याय देना। जब मैं इसके ऊपर सुनवाई कर रहा हूँ तो तुम बाद में प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? तो इसकी क्या किए? कड़ी आलोचना किए। तो देखो, द सुप्रीम कोर्ट वेडनेसडे क्वेश्चंस इसके प्रोविजंस के ऊपर किए कि अमेंडमेंट पे, इसमें जो हमने 3 के किए वो किए, और कहा कि ड्यूरिंग द 2 हाउस 2 घंटे में जैसे वक़्त लागू हुआ उसके ऊपर 100 पेटेंशंस आ गई। कितनी? 100। और फिर बाद के अंदर ये 3 जो बातें बताई ना, ये हैं। समझ में आए 3 आर्टिकल? पहला आर्टिकल किससे संबंधित था? एनपीसीआई से संबंधित। एनपीसीआई के अंदर जिसके अंडर कंट्रोल के अंदर क्या है? यूपीआई, रुपे, एनपीएस, ये सारे क्या है? भारत बिल पेमेंट, ये सारे किसके अंदर है? यूपीआई का कब? 2016 के अंदर क्या? एनपीएस 2007 के अंदर। इसके अंदर किसने? आरबीआई और आईबीए ने मिलकर क्या बनाया? इसको बनाया। आईबीए के इंडियन बैंक एसोसिएशन, क्या? भारतीय बैंकों का क्या? संगठन। और क्या? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर इनको बनाई संस्था को। फिर क्या दूसरा आर्टिकल? दूसरा आर्टिकल था वो जस्टिस संजीव खन्ना। अब क्या है? वर्तमान में क्या है? 91 वो, लेकिन 92 कौन होंगे? BR गवाई। और फिर बाद के अंदर इसके रिकमेंड कैसे होता है? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की नियुक्ति, फिर अवधारणा, फिर ये सारी चीजें ना। फिर वह कब्बाड़ आ गया, समझ में आ गया। फिर बाद के अंदर चलो, अब नॉर्थन स्टेट रीजन के अंदर क्या? नॉर्थन जो एस जयशंकर है ना, एस जयशंकर हमारे कौन है? विदेश मंत्री। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। फॉरेन मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर। विदेश मंत्री कौन है? कौन है? एस जयशंकर। एस जयशंकर कौन है? विदेश मंत्री। हाँ, तो ये तो क्या है, तुम्हें तो ऐसा तैयार करवाना पड़ता है। उन्होंने क्या दिया? एक डायलॉग दिया। कहाँ पे? डायलॉग में एक बात कही है कि नॉर्थन स्टेट के अंदर वो रीजन है, वो गेटवे है किसका? साउथ ईस्ट एशिया का। किसका? साउथ ईस्ट एशिया का। साउथ ईस्ट एशिया कौन सा है? जो साउथ के अंदर क्या है? एशिया। एशिया तो पूरा भारत वाला ये रीजन है। फिर जो इसके दक्षिण के अंदर वो क्या है? साउथ ईस्ट एशिया। वो क्या है? गेटवे है किसका? नॉर्थन स्टेट का। अब नॉर्थन स्टेट के अंदर ये देखो, ये पे देखो, ये क्या है? नेपाल की सीमा। क्या है? नेपाल की सीमा। ये क्या है? सिक्किम यहाँ पे। और यहाँ पे किसकी सीमा आ जाती है? बांग्लादेश की। अब देखो, अपन के लिए यहाँ पे रास्ता जाने के लिए कितना सा बच रहा है? 16 किलोमीटर। ये इतना सा। अब नॉर्थ को ये सारा इतना सा क्या जोड़ता है? रास्ता जोड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? चिकन नेक। किलोमीटर ये जितना भी होगा 16 से है ना। ये क्या है? चिकन नेक है। बहुत ही क्या है? सकरा रास्ता है। क्या है? सकरा। बहुत ही। इसके लिए जो क्या थे इस टाइम के अंदर? बांग्लादेश के कौन है? अंतरिम के जो राष्ट्रीय मोहम्मद यूनुस, उन्होंने यूनुस, उसने क्या बोला है कि ये क्या है? लैंडलॉक है। कौन? नॉर्थन वाला क्षेत्र। ये क्या है? लैंडलॉक है। इसके पास बाहर निकलने के लिए क्या नहीं है? जमीन। लैंडलॉक उसको बोलते हैं जिसके ऊपर क्या हो? रास्ता नहीं हो, मतलब वो चारों मेर उसके आसपास के अंदर समुद्र नहीं हो। क्या नहीं हो? समुद्र नहीं हो। जैसे नॉर्थन वालों के पास क्या नहीं है? समुद्र नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये क्या है? लैंडलॉक कौन सा है? भारत का जो नॉर्थन है, जो ये क्षेत्र, ये क्या है? लैंडलॉक है। क्या है? लैंडलॉक। यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है इधर उधर जाने के लिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसकी बढ़ जाती है? वो बोल रहा है कि यहाँ पे हमने क्या करते हैं? बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो चाइना यहाँ पे आए और यहाँ पे अपनी प्रेजेंस को बढ़ाए। और फिर बाद के अंदर यहाँ पे क्या है? भूटान से चाइना क्या बना रहा है? संबंध अच्छे बना रहा है। किसके लिए? बोल भी किसको रहा है? चाइना को। और फिर बाद के अंदर क्या कर रहा है? यहाँ पे क्या कर ले? कब्जा कर ले। जैसे अगर भारत के यहाँ पे कोई कब्जा कर लिया तो नॉर्थ वालों से कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। जैसे यहाँ से कनेक्टिविटी हटेगी तो भारत का संपर्क टूट जाएगा। किससे? पूर्व वाले राज्यों से। फिर बाद के अंदर यहाँ पे क्या हो सकती है?
अनसर्टेनिटी हो सकती है, क्या हो सकती है, अनिश्चितता उपलब्ध यहाँ पे हो रह सकती है, ये सारी चीज़ें। तो जैसे ये बात किसने की, मोहम्मद यूनुस ने, जैसे ये बात कही तो फिर बाद में एस जयशंकर आए, उन्होंने कहा कि ये तो क्या है, गेटवे, ये साउथ एशिया के लिए क्या है, गेटवे, कि हम क्या करेंगे इसके अंदर जो नॉर्थन स्टेट हैं वो किसके लिए, एक तो आसियान देश के लिए। आसियान देश कौन है, आसियान देशों का एक ग्रुप है जो उसके अंदर क्या है, म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है और इंडोनेशिया है, फिर सिंगापुर है, मलेशिया है। ये क्या है, ये सारे 10 राज्य किसके अंदर है, आसियान के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न। नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर क्या रहेगी, अगर शांति रहेगी, अच्छे से काम होता रहेगा तो क्या होगा, इनको भी होगा क्या, फ़ायदा। फिर किसके लिए, बिमस्टिक है, उसके लिए भी क्या है, यहाँ पे बहुत अच्छी सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें हैं। जैसे ये बिमस्टिक कब स्थापना की गई, 1997 में, कहाँ पे, बैंकॉक डिक्लेरेशन के आधार पर। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये 22% की यहाँ पे क्या रहती है, दुनिया की क्या रहती है, पॉपुलेशन, जनसंख्या। जो बिमस्टिक के कितने देश हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 देश हैं, इसके अंदर दुनिया की कितनी % जनसंख्या रहती है, 22% जनसंख्या रहती है। 2.7 ट्रिलियन क्या है यहाँ की अर्थव्यवस्था। और फिर बाद के अंदर ये 6 सेक्टरों पे क्या करता है, 6 सेक्टरों पर क्या करता है फोकस, जैसे व्यापार पर, टेक्नोलॉजी पर, जो आपसे के अंदर व्यापार करते हैं, टेक्नोलॉजी का, तकनीकी क्या करते हैं, हस्तांतरण करते हैं, एनर्जी का, ट्रांसपोर्टेशन का, इन सब के अंदर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कौन, बिमस्टिक वाले। ये सारी क्या इंपॉर्टेंस है, किसके लिए, नॉर्थ स्टेट वालों के लिए। तो एस जयशंकर ने कहा कि अब द चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश अंतरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस रेफर टू इंडिया नॉर्थन स्टेट रीजन इज ए लैंड लॉक्ड है, क्या लैंड लॉक्ड है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने बुधवार को कहा, हाईलाइट किया कि रीजन गेटवे टू साउथ एशिया, जो साउथ एशिया के लिए नॉर्थन स्टेट के हैं, एक गेटवे के रूप में काम करेंगे। ए वर्चुअल एड्रेस एम्बेसडर मीट ऑफ द नॉर्थन ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 एस जयशंकर यहाँ पे एम्बेसडर के रूप में गए हुए हैं, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक इन्वेस्टर की क्या हो रही है, निवेश के लिए क्या हो रही है, समिट। उसके अंदर क्या बोले, एस जयशंकर ने कहा कि स्पोक द पोटेंशियल ऑफ द रीजन एंड एनकरेज द इन्वेस्टर्स टू टेक एडवांटेज, किसके लिए, इस समय नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो, क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो, क्या करो, इन्वेस्टमेंट। इसके लिए क्या एडवांसमेंट है, यहाँ पे एडवांटेज हैं, किसके लिए, इसके लिए द नॉर्थन स्टेट रीजन हार्ट ऑफ मनी इंडियन पॉलिसीज, की जो नॉर्थन स्टेट है ना, जिसको लैंड लॉक ये बता रहा है कौन, मोहम्मद यूनुस, उसको ये बात बता दो कि जो भारत के हृदय है ना, उस इसके अंदर हार्ट के रूप में देखते हैं हम किसको, नॉर्थन स्टेट को। और पॉलिसीज के अंदर बहुत महत्वपूर्ण की रोल निभाता है कौन, नॉर्थन स्टेट। इट कुड बी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, पड़ोसी पहले की नीति, उसके अंदर भी क्या है, कंट्रीब्यूशन करेगा। अगर हम पड़ोसी पहले की नीति को कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे, अगर नॉर्थन स्टेट के अंदर हमारे क्या रहेगा, एकदम स्टेबिलिटी रहेगी, तो हम पड़ोसी प्रथम की नीति के तहत म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, इन सब के क्या कर सकेंगे, सहायता पहुंचा पाएंगे। तो ये क्या है कि ये, और जो पड़ोसी पहले की नीति को क्या देता है, बढ़ावा देता है। बिमस्टिक के अंदर भी क्या है, अहम रोल है, किसका, इसका, नॉर्थन स्टेट का। ये सारी बातें किसने की, एस जयशंकर ने की, किसने की, एस जयशंकर ने। फिर शेपिंग ए रिस्पॉन्स द यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ, 245% क्या बढ़ा दिए, टैरिफ बढ़ा दिए, किसके ऊपर, चाइना के ऊपर, किसने, यूएसए ने, किसने, यूएसए ने। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस टॉप रेसिप्रोकल टैरिफ हैज़ कम एज, मतलब ये क्या है, सरप्राइज करने वाला, क्या है तो नहीं ज़्यादा कि ये कुछ ज़्यादा पहले से ही पता है कि अमेरिका क्या करेगा, चाइना के ऊपर क्या लगाएगा, बहुत सारे क्या लगाएगा, टैरिफ। और लगाते लगाते कहाँ पे पहुँच गए, 245% लगभग क्या लगा दी उसने, टैरिफ लगा दी। द न्यू टैरिफ उसने क्या किया है, अब 10% जो आम पे ऊपर सबके ऊपर क्या लगाए थे, टैक्स लगाए, उनको क्या कर दिया है अमेरिका ने, 10% 90 दिन के लिए क्या कर दिया, होल्ड कर दिया, क्या कर दिया, हटा दिया, होल्ड कर दिया, रोक लगा दी। और कितना कर दिया, हटा के 10% 90 दिन के। और सारा फोकस किसके ऊपर कर रहा है, चाइना के ऊपर, क्या कर रहा है, चाइना।
India's export to US are not only quite low but have also been a recently years time impact to additional 26% tariff would be small but different for different export at goods Indian certainty not a country is a hell depends of reports। इसमें क्या है कि जो एक कंसर्न है कि भारत ने मतलब लगाए डिफरेंट लेवल के क्या लगाएं टैरिफ लगाएं, अलग अलग लेवल के क्या लगाएं टैरिफ लगाएं, लेकिन दुनिया के लिए भारत चाइना ने क्या कर दिया 10% क्या कर दिया घटाकर व्यापार को क्या कर दिया 10% कर दिया। कितने दिन के लिए 90 दिन के लिए, और चाइना के ऊपर पूरा कर दिया क्या फोकस और कितना बढ़ा दिया 245%। अब इससे भारत को क्या हो सकता है फायदा, क्या हो सकता है फायदा कैसे हो सकता है कि जैसे सारा जो पहले अमेरिका चाइना के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था वो सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकता है भारत के अंदर, कहाँ पे भारत के अंदर, जिससे भारत को होगा क्या होगा फायदा। लेकिन थोड़ी बहुत भारत को क्या है चिंता है भी है कि चाइना की जो सारी चीज़ पहले कहाँ पे जाती थी बहुत सारी चीज़ अमेरिका, वो क्या नहीं जाएंगी अब अमेरिका नहीं जाएंगी तो उनको भारत में लाने की क्या करेगा कोशिश करेगा। अब ये वैसे कोशिश करे तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या करता है चाइना डंपिंग करता है। डंपिंग मतलब अपने जो कोई चीज़ 100 रुपये की बनी, कोई चीज़ 100 रुपये की बनी, उसको भारत के अंदर कितने रुपए की बेच देगा 80 रुपये की। अब उसको 80 रुपये में भी फायदा होता है क्योंकि उसके जो प्रोडक्ट है ना वो बड़े लेवल पर हैं, बड़े लेवल पर क्या करता है मास प्रोडक्शन करता है वो। जैसे हम तो 2 जने रोटी बनाई उनमें भी कितना खर्चा आता है लगभग वही खर्चा आता है, और लगभग 5 जनों के लिए रोटी बनाई लगभग क्या आता है वही खर्चा आता है ऐसे। लेकिन वो मास लेवल पे क्या करता है प्रोडक्शन करता है, तो अगर वो कम में भी बेच देता है ना जो उनकी जो वह लगी है कीमत, फिर भी क्या होता है उसको फायदा होता है। लेकिन भारत को इससे नुकसान होता है, भारत के जो घरेलू उद्योग हैं उनकी क्या पड़ जाती है माटी पिट जाती है। भारत में तो वो चीज़ की 100 रुपये की मिलेगी, चाइना की वो चीज़ 80 की मिल रही है, तो चाइना के लिए चाइना वाली चीज़ वो क्या खरीदेंगे ज़्यादा खरीदेंगे, तो भारत वाली कंपनी क्या हो जाएंगी ठप बैठ जाएंगी। तो इसका थोड़ा बहुत क्या होता है मतलब ये कंसर्न है। इंडिया सू द कॉन्स्टिट्यूशन विद द US ट्रेड और जो वर्क द आउट कम्प्रहेंसिव टू एग्रीमेंट, या ट्रेड से क्या करें US से हम लगातार क्या करें बातें करें, क्या करें कि हमने ये कम कर देंगे ये, और अपन क्या कर लो एडजस्टमेंट कर लो। और फिर थोड़ा बहुत इसको चाइना का क्या लग रहा है डर कि डंपिंग जैसे कार्य क्या नहीं करते भारत के अंदर नहीं करते, जिससे भारत के जो घरेलू उद्योग हैं उनकी नहीं पिट जाए माटी। समझ में आया? तो USA ने चाइना के ऊपर कितना लगा दिया 245% और 10% घटा के रख दिया किसी और 90 दिन के क्या कर दिया होल्ड कर दिया, जिससे भारत को क्या हो रहा है फायदा तो होगा, लेकिन थोड़ा बहुत चाइना की डंपिंग का क्या लग रहा है डर सा भी ऐसा। फिर WTO क्या करे मर्केंडाइज ट्रेड फेल 0.2%। WTO ने क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO की क्या है विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मर्केंडाइज मतलब आदान प्रदान करने वाली चीज़ों के अंदर 0.2% क्या आएगी कमी आएगी। US ने क्या लगाई टैरिफ लगाई कि पूरी दुनिया के ऊपर क्या लगा दिए टैरिफ लगा दी। अब क्या करते हैं हम क्या करते हैं चीज़ों को आदान प्रदान करते हैं। अब पहले WTO ने जो अनुमान लगा रखा था उससे 0.2% कम आदान प्रदान किया जाएगा वस्तुओं का, क्या किया जाएगा वस्तुओं का मर्केंडाइज ट्रेड जो वस्तुओं का आदान प्रदान करता 0.2% क्या किया जाएगा कम किया जाएगा। क्यों किया जाएगा क्योंकि पहले टैरिफ नहीं थे तो सब चीज़ों का आदान प्रदान कर रहे थे, लेकिन टैरिफ के कारण अब आदान प्रदान क्या करेंगे कम करेंगे। तो कितना कम करेंगे 0.2। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वेडनेसडे उन्होंने कहा कि 0.2 क्या होगा कम होगा। और जो ये चीज़ें फिर अगर ये कम होगा तो पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू क्या होगा इशू क्रिएट होगा। पहले भी पढ़ाया मैंने ये BOP पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो पेमेंट का इसमें क्या है BOP के अंदर लेखा जोखा रखते हैं सारे देश वाले। ये क्या है उनका लेखा जोखा है क्या एक भाई है जिसके अंदर क्या लिखते हैं कि हमने बाहर से क्या मंगाया, बाहर से हमने क्या भेजा क्या मंगवाया, इस भाई के अंदर क्या लिखते हैं वो सारी चीज़ों के अंदर लिखते हैं। उससे हमें कितना नुकसान हुआ कितना फ़ायदा हुआ इसके अंदर लिखते हैं BOP के अंदर पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसके अंदर 2 प्रकार के क्या होते हैं खाते होते हैं। एक तो करंट अकाउंट
जिसके अंदर पैसे आए जा रहे, पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक है कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर हमारी क्या रहती है, पूंजी रहती है। क्या रहती है, पूंजी रहती है। अब इस करंट अकाउंट के अंदर 2 भागों के अंदर बांटा जाता है। करंट अकाउंट को कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो क्या है, मर्केंडाइज, और एक है इनविजिबल। मर्केंडाइज के अंदर तो क्या होता है, आदान प्रदान। क्या होता है, आदान प्रदान, कि देश से मंगवाना, भिजवाना, इसके अंदर सारे पैसे किसके अंदर आते हैं, मर्केंडाइज के अंदर। फिर एक इनविजिबल, ये जो इनविजिबल जो हमको दिखते नहीं, मतलब वो कौन से, एक तो सर्विस की, जब हम कोई चीज़ मंगाते हैं तो हम सर्विस तो करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ये सारी चीज़ें क्या करना, ऐसे करते हैं। फिर एक फैक्टर इनकम, जैसे कंपनसेशन दे दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, इनकम, प्रॉफिट, जो ब्याज ये सारा मिलता है वो किसके अंदर डालते हैं हम, फैक्टर इनकम के अंदर। फिर एक ट्रांसफर्स, जिसके अंदर कोई भी हमें क्या दे दिया, गिफ्ट दे दिया, कोई अनुदान दे दिया, कोई क्या दे दिया, ये सारी चीज़ दे दिया, ये किसके अंदर शामिल करते हैं, इसके अंदर। अब इस इनविजिबल्स के अंदर तो हमें क्या होता है, फ़ायदा, हमेशा इसके अंदर तो हम क्या रहते हैं, प्लस के अंदर रहते हैं। किसके अंदर, इनविजिबल्स के। लेकिन हम क्या करते हैं, आयात क्या करते हैं, जायात, ज़्यादा। क्या करते हैं, ज़्यादा। क्या करते हैं, ज़्यादा। क्या करते हैं, ज़्यादा। आयात को क्या करते हैं, ज़्यादा। अब आयात ज़्यादा करते हैं तो हमें पैसे भी क्या पे करने पड़ते हैं, ज़्यादा। क्या करने पड़ते हैं, ज़्यादा। लेकिन फ़ायदा में यहाँ पे बहुत सारा, हमेशा यहाँ पे हम क्या रहते हैं, फ़ायदे में रहते हैं, यहाँ पे हम क्या रहते हैं, नुकसान के अंदर रहते हैं। अब नुकसान फ़ायदे के अंदर तो हम क्या रहते हैं, कम, और नुकसान पे यहाँ पे क्या रहते हैं, ज़्यादा। तो हमारा करंट अकाउंट हमेशा क्या रहता है, नुकसान के अंदर रहता है। किसके अंदर रहता है, नुकसान के अंदर। क्यों रहता है, क्योंकि हम आदान तो ज़्यादा करते हैं, और जो ये सेवार, ये जो फायदा होता है ना, ये हमें क्या हो रहा है, इनविजिबल्स वाला फायदा तो क्या होता है हमें कम, लेकिन मर्केंडाइज वाला क्या होता है, हमें आदान प्रदान करना पड़ जाता है ज़्यादा। तो हमें यहाँ पे तो होती है माइनस के अंदर रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं प्लस के अंदर, लेकिन माइनस की जो मात्रा है वो ज़्यादा है, प्लस की मात्रा क्या है, कम। इसलिए भारत क्या रहता है, व्यापार घाटे के अंदर। किसके अंदर रहता है, व्यापार घाटे के अंदर। फिर एक कैपिटल अकाउंट के अंदर, इसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कोई देश भारत के अंदर सीधा क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, तो ये इसके अंदर कैपिटल के अंदर। कोई भी हमने लोन दिया, और बैंकिंग कैपिटल, ये सारे किसके अंदर आए जाते हैं, कैपिटल पूंजी के अंदर। समझ में आएगी। अभी ऐसे होता है कि भारत के अंदर व्यापार घाटा कैसे निकाला जाता है, कि व्यापार घाटा कि यार हम तो सर्विस भी अच्छी तरीके से दे रहे हैं, ये अनुदान ये भी आ रहे हैं, फिर भी हम घाटे में क्यों जा रहे हैं भाई, घाटे में इसलिए जा रहे हैं कि हम चीज़ें क्या मंगवाते हैं, ज़्यादा। अब भारत के अंदर तुम कितनी भी सेवा को फास्ट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं हो रहा। अगर हम क्या कर दें, मंगवाना क्या कर दें, कम कर दें, तो ये भी हमें अगर आ जाए प्लस के अंदर, ये भी रह जाए प्लस के अंदर, तो हमें क्या हो, नुकसान नहीं हो। किसके अंदर, व्यापार के अंदर। अब क्या होता है, व्यापार घाटा होता है, ये सारा। फिर एक मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून। इंडियन मानसून अब की बार, पिछली बार कितनी भयंकर क्या हुई थी, वर्षा हुई थी। क्या हुई थी, वर्षा हुई थी। अब की बार मानसून के अंदर उससे भी क्या होगी, 5% से अधिक ज़्यादा क्या होगा, मानसून आएगा। क्या होगा, मानसून आएगा। कितनी परसेंट, 5%। तो उसके लिए पहले से क्या कर लो, तैयारियां कर लो। पिछली बार क्या हुआ, दिल्ली के अंदर लाइब्रेरी के अंदर क्या हो गई, लोग पानी के अंदर मर गए, जयपुर के अंदर ऐसा हादसा हुआ, ये सारी चीज़ों के कारण क्या हो रही। अब पहली बार से भी 5% क्या होगा, ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो उसके लिए सारी व्यवस्था अब से ही क्या कर लें, बैठा लें, उस हिसाब से कैसे कैसे वो चीज़ें करनी। द इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट हैज़ गिवन, उसने क्या बताया कि जून सितंबर इंडिया इज लाइकली रिसीव अबाउ नॉर्मल से क्या रहेगा, ज़्यादा मानसून रेनफॉल। जो मानसून में जो वर्षा होगी, जो नॉर्मल से क्या रहेगी, ज़्यादा। कितने दिन, कितने 5% मोर देन द हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ 87। जो पहले से भी क्या है, 5% क्या रहेगी, ज़्यादा। हिस्टोरिकल एवरेज से भी क्या रहने वाली, ज़्यादा। तो लास्ट ईयर इंडिया रिसीव 8% मोर मानसून रेन दैट वाट द टाइप लोग फ्रॉम जो भी समझा कि पिछली बार से भारत के अंदर मानसून अब की बार कितना होगा, 5% ज़्यादा होगा। जिसके लिए क्या कर ले, सारी व्यवस्था अभी से ही कर ले। पिछली बार दिल्ली के अंदर जो स्टूडेंट्स की हत्या हुई, जयपुर के अंदर जो सारी चीज़ें उनका ना करने पड़े, ऐसी चीज़ों का आपकी बार सामना ना करना पड़े, तो इसलिए ये करना। थैंक यू।